यूनाइटेड बैंक की गंदगी साफ करने के लिए आरबीआई की सिफारिश। वित्त मंत्रालय से कहा बैंक का पूरा कंट्रोल सरकार अपने हाथ में ले। आवाज एक्सक्लूसिव। योजना आयोग को बैंकों के बढ़ते एनपीए में बड़े गड़बड़झाले की आशंका। रोड प्रोजेक्ट्स को लागत से 3 गुने तक लोन दिए जाने पर उठाए सवाल। एक और आवाज एक्सक्लूसिव। भारतीय लूप डील के बाद एक और बड़े मर्जर की दस्तक। वोडाफोन की नजर टाटा टेली सर्विसेज में एनटीटी की हिस्सेदारी पर। देश में नए बैंक खुलने का रास्ता बस एक कदम दूर। कल बिमल जालान कमेटी की अंतिम बैठक। आवेदकों के नाम पर आरबीआई को देगी अपनी सिफारिशें। ग्लोबल मंदी की भविष्यवाणी करने वाले आरबीआई गवर्नर राजन ने फिर बजाई खतरे की घंटी। कहा इमर्जिंग मार्केट्स लड़खड़ाए तो पैदा होगा बड़ा आर्थिक संकट। विकसित देशों को इमर्जिंग देशों का ख्याल रखने की नसीहत। In the communication, there should be some sensitivity to conditions in emerging markets. And this is not from our perspective. This is broadly emerging markets, some of whom have been in trouble in the last few months. बाजार में आई गर्मी। फार्मा बैंक और कैपिटल गुड्स शेयरों के दम पर सेंसेक्स ने जमाई सेंचुरी। लेकिन एनटीपीसी की चमक हुई गुल। 11% तक लुढ़का। एक्साइज छूट की खुशी मना रही ऑटो इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर। प्रदूषण रोकने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने सख्त किए फ्यूल एमिशन नियम। वजन के हिसाब से तय होगा माइलेज। बिहार में लालू के लिए बड़ी मुसीबत। आरजेडी के 13 विधायकों ने मांगी अलग गुट की मान्यता। लेकिन आरजेडी ने किया दावा 6 विधायक के हस्ताक्षर फर्जी। डे वन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस क्लियरली एक चीज फोकस में रही और वो है बजट स्मार्टफोन। आखिरकार नोकिया भी लाई एंड्रॉइड बेस्ड फोन। बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कैसे रहा पहला दिन, देखिए हमारे टेक गुरु अंकित के साथ बुलेटिन में आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े इससे पहले कुछ और सुर्खियों पर एक नजर। सबसे पहला काम जो अगली सरकार को करना पड़ेगा वो करना चाहिए कि जो देश की सचमुच में स्थिति है, बजट पेश करने के पहले ही एक वाइट पेपर लाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का यूपीए सरकार पर इकोनॉमी को बर्बाद करने का आरोप। कहा बीजेपी सरकार बनी तो बजट के साथ इकोनॉमी पर ला सकते हैं व्हाइट पेपर। ऑनलाइन शॉपिंग पर एवरग्रीन सेल को लेकर कंपनियां और वेबसाइट के बीच झगड़ा बढ़ा। सोनी, एप्पल, नोकिया, सैमसंग ने छूट पर जताई आपत्ति। और गर्मी की छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए स्पाइसजेट ने लगाए 3 दिन के सुपर समर सेल। हवाई किराया 75% तक घटाया। ऑफर बुधवार आधी रात तक लागू। और सेल टेलीकॉम सेक्टर में भी लगी है। ऐसा लग रहा है टेलीकॉम सेक्टर में विलय और अधिग्रहण तेज होता दिख रहा है। भारतीय और लूप डील के बाद अब खबरें आ रही है कि वोडाफोन जल्द ही टाटा टेली सर्विसेज में एनटीटी की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। हमें मिली जानकारी के मुताबिक वोडाफोन का टॉप मैनेजमेंट जल्द ही डील को फाइनल करने के लिए भारत आएगा। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता कृतिका सक्सेना से। कृतिका, टाटा टेली सर्विसेज में एनटीटी की हिस्सेदारी का वैल्यूएशन कितना है? ये डील कितनी जल्दी होती दिख रही है? जी हाँ, हमारे सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि वोडाफोन की कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव, वोडाफोन पीएलसी के एग्जीक्यूटिव्स इंडिया आने वाले हैं मार्च में टाटा ग्रुप के साथ डील का डिस्कशन करने के लिए। वोडाफोन पीएलसी की जो एमएनए और स्ट्रेटजी टीम है वो इस डील को ओवरसी कर रही है। और रॉथस्चाइल्ड जो कि कंसल्टिंग और एडवाइजरी फर्म है और इन्वेस्टमेंट बैंक काम भी है, वो उनको एडवाइस कर रही है। हमारे सूत्रों ने हमें ये कहा है कि वोडाफोन शायद एनटीटी को भी एक ऑफर दे पूरा उनका स्टेक टीटीएसएल और टीटीएमएल में बाय आउट करने के लिए। एनटीटी का करीबन 11% है टीटीएमएल में और करीबन 25 से 26% है टीटीएसएल में। हमारे सूत्रों ने हमें ये कहा है कि फिलहाल एनटीटी काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रीमियम देखना चाहते हैं अपने ये सेल के लिए। तो हमारे सूत्रों ने कहा है कि 2008 में उन्होंने $2.8 बिलियन पे किया था इस डील के लिए और आगे जाके वो चाहते हैं कि एटलीस्ट 3.2 to 3.5 बिलियन आज पाए ये एग्जिट से। तो अगर एनटीटी को ये अमाउंट वोडाफोन नहीं दे पाएगा या टाटा ग्रुप नहीं दे पाएगा तो बहुत मुश्किल होगा ये डील को पूरी तरीके से कंप्लीट होने में। इसके अलावा हमारे सूत्रों ने हमें ये भी कहा है कि टाटा ग्रुप फिलहाल पूरी तरीके से एग्जिट करने का नहीं सोच रहा है और खाली अपना स्टेक पार्टली डाइल्यूट करेगा। एग्जैक्ट
एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूशन अभी फिलहाल नहीं पता है क्योंकि इनिशियल डिस्कशंस हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एनटीटी और टीटीएसएल की जो डील है वो अभी रिव्यू के लिए आने वाली है मार्च में। मार्च 31 डेडलाइन है फाइनेंशियल क्लोजर का, तो इसलिए टाटा ग्रुप अभी काफ़ी जल्दी में है ये डील कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ वे आउट उनको निकालना पड़ेगा ये डील के लिए। फिलहाल वोडाफोन टाइम लगाएगा फाइनल डिसीजन लेने में। जी कृतिका, शुक्रिया इस खबर के लिए। अब एक और बड़ी खबर, रोड प्रोजेक्ट्स को लागत से 4 गुना ज्यादा कर्ज मिला है। हैरानी हो रही है आपको, लेकिन मगर ये सच है। योजना आयोग ने बैंकों के बिना ड्यू डिलिजेंस के इंफ्रा कंपनियों को लोन देने पर सवाल उठाए हैं। आयोग के एक दस्तावेज के मुताबिक बिना ड्यू डिलिजेंस के लोन देने में रोड प्रोजेक्ट्स अनसस्टेनेबल हो रहे हैं। आयोग ने रोड और हाईवे मंत्रालय को आगाह करते हुए कहा है कि बड़े लोन देने के पीछे बैंकों और कंपनियों के बीच साठगांठ हो सकती है। इस खबर पर और जानकारी के लिए अब बात करेंगे अपनी संवाददाता अंजुल तोमर से। अंजुल, योजना आयोग की रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है? आज प्लानिंग कमीशन ने डिस्कशन पेपर में बैंकों के इंफ्रा कंपनीज को दिए गए लोन्स पे सवाल उठाए हैं और कहा है कि ड्यू डिलिजेंस के बिना लोन देने के चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो अनसस्टेनेबल हो रहे हैं। बैंकों ने कंपनियों को गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड कॉस्ट से 300% तक ज़्यादा लोन दिए हैं। इसमें जो है कंपनीज जो शामिल हैं, इसमें रिलायंस इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, IRB, JP एसोसिएट्स, HCC इंफ्रास्ट्रक्चर, IL&FS को दिए गए लोन हैं। IDFC ने IRB को अमृतसर पठानकोट के लिए 150% ज़्यादा लोन दिया है। गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसके मुकाबले में ही दूसरा जो प्रोजेक्ट है IRB का तालेगांव अमरावती, उसके लिए भी 120% ज़्यादा लोन दिया है। रिलायंस इंफ्रा के त्रिची करूर हाईवे का जो एस्टिमेट है वो गवर्नमेंट के मुकाबले 117% ज़्यादा लोन दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स शामिल हैं और दूसरे बैंक्स भी है। अशोका बिल्डकॉन के कृष्णगढ़ बयावर प्रोजेक्ट के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र और दूसरे बैंक्स ने जो है 125% ज़्यादा लोन दिया है NHAI की एस्टिमेटेड कॉस्ट से। वहीं JPSCH के जीरकपुर परवाणु हाईवे के लिए 167% ज़्यादा लोन दिया गया है। HCC के महाराष्ट्र धुले प्रोजेक्ट के लिए 100% ज़्यादा और IL&FS के प्रोजेक्ट के लिए 120% ज़्यादा लोन दिया गया है। सो डेवलपर्स के प्रोजेक्ट के लिए भी 150% ज़्यादा, महाराष्ट्र हजीरा प्रोजेक्ट है ये, इसके लिए जो है बैंक ने लोन दिए हैं। इसमें आंध्रा बैंक जैसे बैंक भी शामिल हैं। तो जाहिर है ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो NHAI ने एस्टिमेट किए, ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जो बिड्स इनवाइट की है NHAI ने वो जो है इस प्राइस से भी कम आई है। दरअसल बात यह है कि जो 80-20 का रेशियो होता है, जिसमें 80% आप लोन ले सकते हैं, 20% अपना पैसा लगाना होता है। बिल्डर्स चाहते हैं कि सारा का सारा पैसा बैंक से फाइनेंस, और जिसके चलते जो है ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये ऊपर जाती है, एक्सपर्ट्स का कहना है। और यही कारण है कि इस तरीके की बात सामने आ रही है। इससे पहले हमने देखा यूनाइटेड बैंक का जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बैड डेट्स को लेके, और अब लगता है आगे और बैंक्स का भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। बिल्कुल अंजुल, और बैंक और सड़क बनाने वाली कंपनियों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? आज इस मामले में एक्सिस बैंक का रिस्पांस आया है और एक्सिस बैंक का कहना है कि उन्होंने लोन देते वक्त जो है स्ट्रिंजेंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया है। उनका जो रिस्क मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट वैल्यूएशन से प्रोसेसेस होती हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट होती है, और उन्होंने कहा है कि कोई उनके पार्ट पे कोई कनाइवेंस नहीं है। लेकिन दूसरे जो बैंक्स और इंफ्रा कंपनीज जिनके बारे में हमने ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है, उनका कोई जवाब नहीं आया। उन सब कंपनीज को हमने ईमेल किए थे। जी अंजुल, बहुत शुक्रिया इस खबर के इतने विस्तार से समझाने के लिए। उधर RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भी बैंकों के बढ़ते NPA पर चिंता जता दी है। राजन ने हमसे खास बातचीत में कहा कि NPA को कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। वहीं रघुराम राजन ने विकसित देशों को भी सलाह दी। उनके मुताबिक इन देशों को मॉनेटरी पॉलिसी बनाते वक्त इमर्जिंग देशों का भी ख्याल रखना चाहिए। Non-performing assets are going up. We need to bring them down. We have a framework in place starting April 1st to give the banks more incentive to restructure the asset, to give the entrepreneur more incentive to restructure the asset and move on. I think we're relatively well positioned. So I actually welcome a measured pace of tapering.
The only thing I have been calling for is that in the communication there should be some sensitivity to conditions in emerging markets. And this is not from our perspective, this is broadly emerging markets, some of whom have been in trouble in the last few months. और बैंकिंग लाइसेंस के आवेदन की समीक्षा के लिए बनी बिमल जालान कमेटी कल अपनी अंतिम रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंप सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कल सिर्फ 12 आवेदन पर अपनी रिपोर्ट जालान कमेटी सौंपेगी। बाकी 12 आवेदन पर अपनी रिपोर्ट जालान कमेटी पहले ही रिजर्व बैंक को सौंप चुकी है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण, कल की रिपोर्ट में क्या निकल कर आ सकता है? देखिए, जालान कमेटी की ये बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि ये बैठक अंतिम बैठक है और इसके बाद जालान कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है रिजर्व बैंक को सौंप देगी। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जालान कमेटी इस बैठक में कुल 12 आवेदक की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी, उसको अंतिम रूप देगी और उस 12 आवेदकों की समीक्षा रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंपी जाएगी। जबकि जो 12 आवेदक थे उनकी समीक्षा रिपोर्ट पहले ही बिमल जालान कमेटी ने रिजर्व बैंक को सौंप दी है। और इस समीक्षा रिपोर्ट में खासतौर से 3 पहलुओं का ख्याल रखा गया है। पहला कि आवेदक जो हैं उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, उनकी ग्रुप कंपनी के साथ आपस में क्या रिश्ते हैं और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो जैसी, जो डीआरआई जैसी एजेंसी हैं, सीबीआई जैसी एजेंसी हैं, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या इन आवेदक के खिलाफ क्या कोई गंभीर आरोप तो नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो एफआईआर में क्या कोई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगर ऐसा गंभीर आरोप है तो ऐसे आवेदकों को बैंकिंग लाइसेंस मिलने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज होने भर से कोई आवेदक की छटनी नहीं की जाएगी। अब इन समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक तय करेगा कि किनको बैंकिंग लाइसेंस देना है और किनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं देना है। सूत्रों की माने तो मार्च के आखिरी हफ्ते तक बैंकिंग लाइसेंस मिल जाने की पूरी संभावना है। हालांकि बीच में एक अड़चन की संभावना दिख रही है, वो है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, मान लिया मार्च के पहले हफ्ते में जैसा कि संभावना जताई जा रही है, तो क्या चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी रिजर्व बैंक बैंकिंग लाइसेंस जारी कर सकता है। तो यहाँ पे जानकारों का और यहां तक वित्त मंत्रालय का सूत्रों का कहना है कि रिजर्व बैंक के ऊपर चुनावी आचार संहिता लागू नहीं होता है। ऐसे में बैंकिंग लाइसेंस जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये बैंकिंग लाइसेंस इस वजह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 10 साल बाद अब रिजर्व बैंक पहली बार कोई बैंकिंग लाइसेंस देगा और जिस तरह से बैंकिंग सुविधाओं कमी है, ऐसे में बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदकों की मारामारी भी काफी थी और काफी बड़े बड़े दिग्गज इस रेस में है। तो देखना होगा कि इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल पाता है और कौन इस रेस में पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल नजर आएगी जालान कमेटी की इस बैठक पर कल। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। इधर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक और बड़ी खबर कि इस वक्त रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय को कहा है कि वो यूनाइटेड बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। आरबीआई के मुताबिक बैंक का एनपीए इतना बढ़ गया है कि अब सरकार को ही इसकी गंदगी साफ करनी होगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता कविता कृष्णन। कविता, क्या चिंता जताई है आरबीआई ने, क्या हाइलाइट्स हैं उस चिंता के और अब आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? जी, जैसे आपने बताया, चिट्ठी लिखी आरबीआई ने वित्त मंत्रालय को और आरबीआई चाहता है कि अब सरकार हरकत में आए और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में जो गंदगी है उसे साफ करे, उसमें कोई किसी तरह का ठोस एक्शन ले। बेसिकली जो चिट्ठी लिखा है आरबीआई में, आरबीआई का रिकमेंडेशन है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है उसे सुपरसीड किया जाए, जिसका मतलब ये है कि बोर्ड को हटा दिया जाए और बोर्ड के जगह एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हो जो फिर एक्शन लेगा एनपीएस की रिकवरी के लिए। लेकिन आरबीआई सरकार जो है, सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है इस मामले में। जहाँ तक हमें पता चल रहा है, सरकार का मानना है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। 2 से 3 दिन में इस कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और सरकार को इसी रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही सरकार को कोई रिपोर्ट मिल जाएगा उसके बाद ही जो है सरकार किसी तरह का एक्शन लेगा इस मामले में। साफ है कि इस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मसले को लेकर आरबीआई का जो रुख है वो सरकार से ज्यादा यहाँ पर कड़ा लग रहा है और जाहिर तौर पर आरबीआई चाहता है कि वित्त मंत्रालय जो है ठोस एक्शन ले इस मामले पर। लेकिन जहाँ तक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है बोर्ड को सुपरसीड करने के मूड में नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि कोई नया सीएमडी अपॉइंट हो और ये सीएमडी जो है एनपीएस की रिकवरी करना फिर इस सीएमडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। जी
काफी बड़ी एक मूवमेंट होगी। एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई है कविता कृष्णन, और ये देखना होगा कि पूरे इंडस्ट्री के लिए इसके क्या इफेक्ट्स दिखते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। आगे लालू की पार्टी में फूट, 22 में से 13 विधायक बगावत के मूड में, 6 लौट कर भी आए। लालू की परेशानियां यहीं खत्म नहीं, पुराने साथी पासवान को अब मोदी लग रहे हैं ज्यादा आकर्षक। बिहार की सियासी उठापटक को समझेंगे आवाज संपादक संजय पुगलिया से। बुलेटिन में आए। मोदी की सियासी घेराबंदी करने चले लालू अपने ही घर में घिर गए। आरजेडी पार्टी की बगावत ने लालू को झकझोर दिया है। एक झटका क्या काफी नहीं था कि दूसरा सियासी झटका पासवान ने दे दिया। पासवान के साथ चुनावी जुगलबंदी की आस लगाए लालू की उम्मीदें उस वक्त चूर चूर होती दिखी जब खबर आई कि पासवान मोदी की नाव में सवार होने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। पहले खबर आई कि लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के 13 विधायक अलग हो गए हैं। हालांकि बाद में इनमें से 6 विधायकों ने अलग होने की खबरों से इनकार किया। उधर पार्टी से अलग हुए इन विधायकों ने स्पीकर से अलग ग्रुप बनाने की भी इजाजत मांगी है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ये विधायक जेडीयू में जा सकते हैं। जेडीयू ने भी दबी जुबान में इस खबर की पुष्टि कर दी है कि आरजेडी के कुछ विधायक उसके साथ आ सकते हैं। रामविलास पासवान के बीजेपी में जाने की खबर से लालू पहले ही परेशान है और अब पार्टी में टूट की खबर। हालांकि अपनी पार्टी में फूट की खबरों से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पल्ला झाड़ दिया और कहा कि इस खबर में सब सच नहीं है। बात चल ही रही थी, बात चल ही रही है, उनको ढूंढ रहे हैं। सांप्रदायिकता खतरा है देश के लिए। मेरा सुझाव है आपके माध्यम से नहीं जाना चाहिए वहाँ, और हम लोग को मिलजुल करके बैठ के देश को बचाने में लगना चाहिए। शुक्रिया। लालू जी पार्टी में भी टूट का कोई खबर आ रहा है? हाँ, कोई पूछे, आप पूछ रहे हो? हाँ, सुना है, उसमें सब सच नहीं है, हम पता कर रहे हैं। उधर बागी विधायकों के अगुवा सम्राट चौधरी ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि सभी बाकी विधायक लालू के फैसलों से दुखी हैं और अब वो नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते हैं। सेकुलरिज्म को बचाने की स्थिति में सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया था विधानसभा अध्यक्ष से कि या तो हम लोगों को जनता दल यू में विलय कर दिया जाए अथवा हम लोगों का एक अलग समूह बना दिया गया। तो आज एक अलग समूह बना दिया गया। तमाम विधायक यह निर्णय लेंगे कि पार्टी को फिर से विलय करने की। उधर जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि आरजेडी के बागी विधायकों ने उसके साथ आने के संकेत दिए हैं। लगभग 13 विधायकों ने गवर्नर साहब को लिख करके दिया है कि उनका समर्थन श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को है। हम कुछ और भी विधायक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी लालू की पार्टी में फूट के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपा के समर्थन से उनके विधायकों की संख्या बढ़ी थी और भाजपा जब अलग हो गई तो विधायकों की संख्या घट गई है। इसलिए जेडीयू को अपने विधायकों पर भरोसा कम है, तो दूसरे दलों से कैसे विधायक तोड़े जाएं, जोड़ तोड़ में लगी हुई है सरकार, और सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता है उसको करके वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके साथ नहीं है। रामविलास पासवान क्या नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे? बिहार की सियासी कबड्डी में अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने मोदी की वकालत की है, लेकिन गठबंधन पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं बीजेपी और रामविलास। चिराग ने कहा कि गठबंधन का फैसला संसदीय कमेटी ही करेगी। चिराग ने यह भी कहा कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता। विकल्प के लिए हम विचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। चिराग, मोदी के जो सपोर्टर्स हैं उसमें कहा जाता है कि युवा की संख्या बहुत बड़ी है, आप भी युवा चेहरा हैं पार्टी के, क्या चिराग पासवान भी मोदी को पसंद करते हैं? देखिए, मैं क्योंकि एक पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हूं, तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय यहाँ पे पेश नहीं करूंगा। मैं बस इतना बोलूंगा कि इन सारे मुद्दों पे वो क्लीन नहीं, कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, ये सारी बातों पे डिस्कस तब हुआ होगा जब पार्टी डिसाइड करेगी कि हमें बीजेपी के साथ जाना है या नहीं जाना। फिलहाल पार्टी में या पार्टी के कोई भी और नेता इस बारे में नहीं।
आखिर बिहार की राजनीति किस तरफ करवट ले रही है, इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, बिहार में तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, अब आरजेडी में फूट पड़ गई, तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आरजेडी में जो फूट हो रही है या होते हुए दिख रही है, उसके पीछे ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू को अपनी सरकार की स्थिति को मजबूत करना है। एक तरह से अल्पमत में वो सरकार कहीं नहीं है, इस पर एक बहस वहाँ चलती रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी स्थिति मजबूत करें। कम से कम बीजेपी को छोड़ देने के बाद अभी के लोकसभा और आगे की विधानसभा में उनको एक नई इंजीनियरिंग को खड़ा करना है। और वहाँ ये बात चलाई जा रही है कि लालू यादव कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, जिन्होंने इनको जेल भेजा, या लालू यादव अब उस प्रकार से मुस्लिम वर्ग की नेतृत्व को नहीं संभाल सकते। इसलिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की अपनी स्थिति को मजबूत करने की इंजीनियरिंग के तौर पर अनफोल्ड हुआ है। सवाल ये खड़े होंगे कि विधानसभा के अध्यक्ष ने इतनी जल्दी एक अलग गुट के तौर पर बैठने की मान्यता क्यों दे दी, कैसे दे दी। वो तायद करते कि पहले इनके साथ कितने लोग हैं, क्योंकि अब लालू यादव का दावा है कि 6 लोग तो कह रहे हैं कि उनके दस्तखत किसी और चीज़ के लिए थे, किसी और चीज़ के नाम पर उसको पेश कर दिया गया, तो अब ये विवाद चलेगा। लेकिन तथ्य ये है कि उनकी पार्टी टूट गई है और टूटने वाले लोग अभी कोई अलग से दल नहीं बना रहे हैं। इसलिए ये कहना भी एक तरह का इल्ज़ाम है कि ये पक्के तौर पर नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सच्चाई है, ये एक अलग ग्रुप के रूप में बैठना चाहते हैं। लालू प्रसाद के लिए एक अप्रत्याशित झटका है। लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को इस फूट से कितना नुकसान होता है, अब उनका होगा क्या? क्या लालू का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया है? लालू के इस बार जेल जाने के बाद और रिहाई के बाद एक माहौल बना था कि कहीं वो अपने कमबैक ट्रेल पर तो नहीं है। भले ही वो चुनाव न लड़ पाए, लेकिन आरजेडी को कहीं वो बिहार में रिवाइव करने की स्थिति में तो नहीं है। खास करके तब जबकि कांग्रेस के साथ और रामविलास पासवान के साथ उनके अलायंस की चर्चा चल रही थी। अगर ऐसा कोई कमबैक ट्रेल होता तो उनके 22 में से 13 विधायकों के छोड़ने का फैसला, उनमें से कुछ वापस हो जाए, खींचतान हो भी जाए, तो ये लोग उनको क्यों छोड़ते। इसलिए लालू यादव के कमबैक ट्रेल में ये एक सीरियस झटका है और लालू यादव को कुछ बड़ी स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़ेगी कि वो नीतीश के इस प्रकार के मूव्स को कैसे काउंटर करेंगे। जी संजय जी, रामविलास पासवान बीजेपी से गठजोड़ कर सकते हैं, बीजेपी को इस दलित कार्ड से बिहार में कितना फायदा होगा? देखिए, बीजेपी को भले ही इस वक्त रामविलास पासवान के बारे में यह बहस हो कि उनके पास कितना जनाधार बचा है, कितना वोट है, और वो तो हर वक्त किसी न किसी सरकार में अपने आप को उस गठबंधन में शामिल करा लेते हैं जो सत्ता में आने वाला होता है या सत्ता में आ चुका होता है। बीजेपी के लिए एक अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसका सिंबॉलिक महत्व बहुत है। लेकिन अगर बीजेपी का ये दावा है कि बिहार में उसकी लहर दौड़ रही है, ऐसे में 7 या 8 या 9 सांसदों की सीट छोड़ना, 50-60 विधायकों की सीट छोड़ना, ये बीजेपी की एक तरह से ग्राउंड लेवल की कमजोरी को भी दिखाएगा। और ये बहस भी होगी कि अगर बीजेपी का इतना बड़ा उफान चल रहा है तो ऐसे में रामविलास जैसे एक बहुत छोटे दल के साथ, जिनका जनाधार लगातार कम होता जा रहा है, ये हाथ क्यों मिलाएं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाते हुए दिखाना, प्री पोल अलायंस के तौर पर भले ही छोटे लेकिन कुछ दल जुड़े तो एक साइकोलॉजिकल माहौल बनाने के तौर पर बीजेपी की ये बात इसमें मदद हो सकती है। शुक्रिया संजय सारे एनालिसिस के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। आगे पर्यावरण को सुधारने के लिए नए फ्यूल एमिशन नियम 1 साल पहले लागू हो सकते हैं। और महंगाई से लड़ने के लिए क्या हो सकती है बीजेपी की योजना, ये सब इस ब्रेक के बाद। प्रदूषण को लेकर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कार कंपनियों पर सख्ती करने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सख्त फ्यूल एमिशन नियम प्रस्तावित तारीख से 1 साल पहले लागू, यानी कि अप्रैल 2016 से लागू किए जाएंगे। इस नियम के तहत कार कंपनियों को माइलेज एमिशन स्टैंडर्ड का पालन करना होगा। इससे मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा पर ज्यादा असर होने की आशंका है। नए नियमों के तहत गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी उनके औसत वजन पर आंकी जाएगी। मसलन अगर आपकी गाड़ी का औसत वजन 1037 किलो है तो उसका माइलेज करीब 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर होना चाहिए। कमजोर शुरुआत के बाद आज बाजार ने रफ्तार पकड़ी और सेंसेक्स निफ्टी करीब ½ % की बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी 6200 के करीब पहुंच गया। बाजार में तेजी कहां से आई और किन शेयर और सेक्टर से सहारा मिला, बता रहे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह।
भारतीय बाजारों ने आज हफ्ते की शुरुआत दमदार की और आज फिर से शुक्रवार की तेजी आगे बढ़ती हुई दिखी। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर 6200 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश निफ्टी ने की। सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छा उछाल दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी मजबूत थे। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद पॉजिटिव जरूर थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वॉल्यूम्स थोड़े से कम, जनरली एक्सपायरी के हफ्ते के लिहाज से देखा जाए तो थोड़े से कम, और इस हफ्ते बुधवार को ही एक्सपायरी होने वाली है। लेकिन कैपिटल गुड शेयर आज के स्टार परफॉर्मर रहे। बेल एल&टी ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया आज के सेशन में। बैंक्स फिर से तेजी दिखाने में कामयाब रहे, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। फार्मा शेयरों में जबरदस्त खरीदारी का माहौल था। डॉक्टर रेनबैक्सी और लुपिन आज मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं मेटल शेयरों से दबाव बनता हुआ दिखा। टाटा स्टील कमजोर था और यही वजह से निफ्टी की बढ़त थोड़ी कम होती हुई दिखी। लेकिन पावर स्टॉक्स आज एक्शन में थे। सीआरसी के ऑर्डर के बाद एनटीपीसी पर जबरदस्त मार पड़ी। दिन के लोएस्ट पॉइंट पर 12% नीचे जाकर यह स्टॉक बंद हुआ। अदानी पावर और टाटा पावर के लिए आज पॉजिटिव दिन रहा। 5% की मजबूती दर्ज करने में कामयाब रहा। एक स्टडी ट्रेड आज यहां पर देखने को मिला। वहीं अदानी पावर में देखिए जैसे खुला मजबूती के साथ, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी और स्टॉक काफी नीचे बंद होते हुए नजर आया दिन के हाई से। निफ्टी पर चढ़ने वाले शेयरों में अल्ट्राटेक, गेल, विप्रो जैसे शेयर थे। वहीं कमजोर शेयरों में भारतीय अंबुजा, टीसीएस में आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। अब आइए खबरों के दम पर एक्शन जो दिखा। इकरा और केयर, ये दो रेटिंग एजेंसीज के शेयर दोनों अलग डायरेक्शन में। इकरा के लिए मूडीज की तरफ से ओपन ऑफर 2000 रुपए पर 20% का ऊपरी सर्किट। वहीं केयर में जो इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं 900 रुपए से ऊपर बोली आती नहीं दिखी और स्टॉक पर 8% का नुकसान हुआ। फाइजर में इंटर प्रोमोटर रिस्ट्रक्चरिंग के चलते जो कि 1585 रुपए के आसपास हो रही है, इस खबर के बाद स्टॉक में 10% का उछाल बना। यूनाइटेड बैंक और यूनियन बैंक, खबरें ये आ रही थी कि यूनाइटेड बैंक को यूनियन बैंक के साथ मर्ज किया जा सकता है। हालांकि खंडन भी आता हुआ दिखा लेकिन उसके बावजूद इन स्टॉक्स में एक्शन दिखा। 5.5% की मजबूती के साथ डीसीएम श्रीराम ने बायबैक 90 रुपए तक के लिए ऐलान किया और स्टॉक में तेजी आज के सेशन में बनती हुई दिखी। जीएसपीएल ने नेटवर्क टैरिफ बढ़ाए हैं, उसके बाद स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखी। वहीं एमसीएक्स और एफटी के लिए एमसीए की तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है जांच के बाद और स्टॉक पर दबाव बनता हुआ दिखा। सीएट एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक, जहां पर कल देर रात इनके एक मुंबई के प्लांट पर काफी आग लगी लेकिन दिन के दौरान 3 बजे के आसपास मैनेजमेंट ने खंडन किया कि कोई किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ और आप देखिए स्टॉक ने सारी की सारी रिकवरी दी आज के सेशन में। तो ये सारा एक्शन दिखा आज हफ्ते के पहले दिन। और सख्त इंपोर्ट नियम को धत्ता बताने की कोशिश नाकाम, कहां पकड़ी गई 60 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और महंगाई से लड़ने के लिए क्या हो सकती है बीजेपी की योजना, ये भी देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने यूपीए की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनती है तो इकोनॉमी के हालात में व्हाइट पेपर लाया जा सकता है। आवाज एक्सक्लूसिव बातचीत में यशवंत सिन्हा ने कहा कि चिदम्बरम सारी दिक्कतें अगली सरकार के मत्थे डालकर विदा ले रहे हैं। सबसे पहला काम जो अगली सरकार को करना पड़ेगा वो करना चाहिए कि जो देश की सचमुच में स्थिति है, बजट पेश करने के पहले ही एक वाइट पेपर लाना चाहिए कि आर्थिक सिचुएशन क्या है, क्या ये लोग झूठ बोल के गए हैं, क्या अन्याय करके गए हैं देश के सामने, वो सारी बातें देश की जनता के सामने आनी चाहिए और उसके बाद तब बजट पेश होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे से अलग एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें इन बातों का खुलासा होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि चिदम्बरम साहब की औकात नहीं है कि मोदी के सामने बैठ के आमने सामने बात करें। वो अगर करना है तो राहुल गांधी करे मोदी के सामने। भारतीय जनता पार्टी इसी हफ्ते अपने आर्थिक एजेंडे का ऐलान करने वाली है। माना जा रहा है कि मौजूदा सरकार जिन आर्थिक मोर्चों पर विफल रही है उसी पर भाजपा अपना ज्यादा फोकस कर सकती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम CNBC आवाज पर आज से एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाजपा के आर्थिक एजेंडे में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। अपने इस खास सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं सबसे ज्वलंत मुद्दा महंगाई से। बीजेपी अपने आर्थिक एजेंडे में महंगाई से निपटने के लिए खास फंड बनाने और खेती पर जोर देने का ऐलान कर सकती है। हालांकि जानकारों की माने तो ऐसे फंड का कारगर इस्तेमाल करना बड़ी चुनौती होगी और साथ में सप्लाई साइड दुरुस्त करने पर खास तवज्जो देना चाहिए। मैं 5T की बात करता हूं, टैलेंट,
ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये 5 T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, मोदी को भी पता है कि आम लोगों को देश की अर्थव्यवस्था से पहले अपने घर की अर्थव्यवस्था की चिंता ज्यादा रहती है। शायद इसीलिए उन्होंने पार्टी के आर्थिक एजेंडे के ऐलान से पहले ही अपनी ये मंशा जता दी कि अगर उनकी सरकार आई तो महंगाई पर सख्ती से कदम उठाएगी और अगर जरूरी चीजों के दाम बढ़े तो आम लोगों की जेब ढीली नहीं होगी, बल्कि सरकार महंगाई फंड से पैसे निकालेगी। जानकार ऐसे फंड के फंडे को तो सही बता रहे हैं, लेकिन उसके अमल पर उन्हें संदेह है। मैं भी एक कमेटी चेयर किया था, ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये कॉफ़ी और ये आपका जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उसके लिए स्कीम तो बन गई पर अमल नहीं हुआ ठीक से। ये अमल करना काफ़ी मुश्किल है। देखिए, ये इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है कि आप जब प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड करते हो तो आप कोई बेंचमार्क प्राइस लेकर आपको चलना पड़ता है। अगर आपके पास बेंचमार्क प्राइस ही ना हो या वो बेंचमार्क प्राइस कृषक के लिए लागू ना हो तो वो स्कीम नहीं चलेगी। बीजेपी को इसका एहसास भी है। ऐसे में बीजेपी के एजेंडे में खेती में निवेश पर भी जोर रहने की संभावना है। किसानों को उनके निवेश पर 50% रिटर्न देने का भी वादा किया जा सकता है। सप्लाई साइड को दुरुस्त करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर खास जोर रहने वाला है। इसके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल करना भी बीजेपी के आर्थिक एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। हालांकि जानकार मौजूदा मंडियों में बड़े पैमाने पर सुधार देखना चाहते हैं। हमारे जो मंडियां हैं वो अभी तक वो पुराने ढांचे पे चल रही हैं। उसमें मॉडर्न कुछ जगह में मॉडर्नाइजेशन हुई है और जगह पे तो वैसे ही है। अब मंडियों को जब तक ना आप सुधार सक रहे हो तब तक आप सप्लाई साइड को कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका शुरुआत मंडी से होना चाहिए। कई जानकार तो चाहते हैं कि मौजूदा एक्ट को ही खत्म कर दिया जाए। किसान खेती में नए नए प्रयोग कर सकें, इसके लिए नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बनाया जाए ताकि नुकसान होने पर उसकी भरपाई सरकार करे। अनाज के एक्सपोर्ट और वायदा कारोबार पर अचानक पाबंदी न लगाया जाए, बल्कि इसके जरिए किसानों को वाजिब कीमत सुनिश्चित की जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे आर्थिक एजेंडे को पेश करने की होगी जो आसानी से आम लोगों को लुभा सके और साथ में उसे आसानी से लागू भी किया जा सके, क्योंकि इस पर न सिर्फ आम लोगों बल्कि देसी विदेशी निवेशक और बड़े बड़े इंडस्ट्री दिग्गज की निगाहें टिकी हुई हैं। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल को लेकर वेबसाइट और बड़ी कंपनियां क्यों हैं आमने सामने, देखिए इस ब्रेक के बाद। और सख्त इंपोर्ट नियम को धत्ता बताने की कोशिश नाकाम, पकड़ी गई 60 करोड़ रुपए की ज्वेलरी। पूरी डिटेल थोड़ी ही देर में। सोने के इंपोर्ट पर कड़े पहरे से निपटने के लिए इंपोर्टरों ने एक नया तरीका इजाद किया है। अब वो बुलियन इंपोर्ट न करके सीधे ज्वेलरी इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर उसे गलाकर बेच रहे हैं, और इसमें भी उन्हें कम से कम 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम का फायदा हो रहा है। लेकिन ये सरकार के इरादों के खिलाफ है, इसलिए DRI ने एक कंसाइनमेंट पकड़ा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी। श्रीमी, क्या खेल है पूरा ज्वेलरी इंपोर्ट करना और फिर उसे गला के सोने बेचने का? देखिए, DRI के सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि DRI ने 200 kg के गोल्ड ज्वेलरी के कंसाइनमेंट जो इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट किए हैं उनको रोका है। इन इंपोर्टर्स में रिद्धि सिद्धि बुलियन, जो कि काफ़ी नामी गिरामी मुंबई के इंपोर्टर हैं, कुंदन राइस मिल, जवेरी एंड कंपनी, RBZ एंड AUSM के कंसाइनमेंट्स यहाँ रोके गए हैं। इनका टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो करीब 60 करोड़ रुपए के ये 200 kg के गोल्ड हैं। यहाँ पे DRI के सूत्रों का कहना है कि इन्होंने गलत तरीके से इन गोल्ड ज्वेलरी को इंपोर्ट किया है और गलत फ़ायदा उठाया है इंपोर्ट का। जो मॉडस ऑपरेंडी की यहाँ बात की जा रही है वो काफ़ी नई है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। उनके मुताबिक हेवी ज्वेलरी को इंपोर्ट यहाँ किया गया है
उदाहरण के तौर पर कड़े जो होते हैं, जिसे आप पर्सनल एडॉर्नमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसी ज्वेलरी को इंपोर्ट करके उनको मेल्ट किया गया है और उनको घरेलू बाजार में यहाँ सेल किया गया है। हालांकि जो नियमों के मुताबिक जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है गोल्ड ज्वेलरी पर वो 16% की लगती है और जब ये घरेलू मार्केट में आता है तो यही 10 ग्राम्स के 2000 रुपए में यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जा रहा है। ऐसा एविडेंस डीआरआई को मिला है। डीआरआई का जो एजेंडा है कंसाइनमेंट को रोकने का, उनका यही मकसद है कि ऐसे इंपोर्ट का जो मिसयूज़ है वो नहीं किया जाए और जो कैटेगरी डिफाइन की गई है इंपोर्ट में, गोल्ड इंपोर्ट की, उसको यहाँ इंपोर्टर फॉलो करें। जी शुक्रिया शुमी। इधर रिद्धि सिद्धि बुलियन ने भी डीआरआई की जांच की पुष्टि की है। उनका कहना है कि डीआरआई एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ऐसे में ये एजेंसी की रोजमर्रा की जांच का हिस्सा है। रिद्धि सिद्धि बुलियन ने अपनी सफाई में ये भी कहा कि वो गोल्ड ज्वेलरी की इंपोर्ट में सभी नियमों का पालन करते आई है। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए सस्ते सामान खरीदने की आदत है तो आने वाले वक्त में आपको परेशानी हो सकती है। सोनी, एप्पल, नोकिया और सैमसंग जैसी कंपनियां ऑनलाइन शॉपिंग पर दिए जा रहे भारी भरकम डिस्काउंट और इससे रिटेल स्टोर्स में बिक्री पर हो रहे असर पर रोक लगाने की तैयारियां कर रही हैं। सेल सेल सेल, दुकानों और मॉल में सेल खत्म हो गई है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पर अब भी छूट की बहार है। मौका और वक्त कोई भी हो, शॉपिंग वेबसाइट्स पर अच्छे डिस्काउंट ऑफर मिल ही जाते हैं, लेकिन रिटेलर्स इस नए ट्रेंड से खुश नहीं हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी बिक्री पर दिख रहा है। ऐसे में सोनी, एप्पल, नोकिया, सैमसंग जैसी कंपनियां मिलकर ऑनलाइन कीमतों में दिए जा रहे बेतहाशा डिस्काउंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही हैं। एक दूसरे की कॉम्पिटिटर कंपनियों के एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की इन कोशिशों से एक बात तो साफ है कि रिटेल कंपनियों की बिक्री पर अच्छा खासा असर हो रहा है। कंपनियों का मानना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर दिए जा रहे इस तरह के डिस्काउंट्स गलत हैं और इससे उनके ब्रांड पर भी काफी असर पड़ रहा है। कीमतों की बात करें तो ऑनलाइन और रिटेल स्टोर्स में 4 से 5,000 का अंतर मिल रहा है। 16 GB के एप्पल आईफोन 5s की कीमत स्नैपडील पर 48,999 है, जबकि मार्केट में ये 53,500 का मिल रहा है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 की बाजार में कीमत 46,900 है, जबकि फ्लिपकार्ट पर आप इसे करीब 44,000 में खरीद सकते हैं। सोनी एक्सपीरिया Z1 Amazon.in आप 36,050 रुपए में खरीद सकते हैं, जबकि बाजार में इसकी कीमत करीब 40,000 रुपए है। कंपनियां ग्राहकों को इन पोर्टल से सावधान रहने और बचने की सलाह भी दे रही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कंपनियों के ऑथराइज्ड पार्टनर नहीं हैं और ऐसे में ग्राहक को नकली सामान भी बेचा जा सकता है। लेनोवो और तोशिबा ने तो अपने वेबसाइट पर ग्राहकों के लिए नोटिस भी डाला है, जिसमें लिखा है कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और Amazon.in उनके ऑथराइज्ड सेलर नहीं हैं और इनसे प्रोडक्ट खरीदते वक्त पूरी जांच पड़ताल कर लें। सज्जाद सिन्हा, दिल्ली। तो विपिन, आपको लगता है कि ये फेयर है, क्योंकि कंपटीशन से ही चीजें आगे बढ़ती हैं और लोगों को अगर सस्ती ऑप्शन है तो वो उसी को प्रेफर करेंगे? हाँ, डेफिनेटली, बस उनका भरोसा होना चाहिए। अगर वो ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मुझे नहीं लगता कंपनियों को कुछ आपत्ति होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कैसा रहा पहला दिन, देखिए टेक गुरु अंकित के साथ। और पानी में लैंड करने वाला प्लेन अब चलेगा मुंबई में, पूरी खबर आ गई। लंबे इंतजार के बाद मुंबई से सी प्लेन सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। ये सी प्लेन मुंबई को महाराष्ट्र के मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस से जोड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह होगी कि पानी में लैंड करने वाले इस सी प्लेन के लिए टिकट की कीमत वाजिब रहेगी। मुंबई के जुहू एरोड्रोम से टेक ऑफ कर रहा ये प्लेन खास है। ये मुंबई का पहला सी प्लेन है जिसमें आप 10 मार्च से सफर कर पाएंगे। शुरू में ये सर्विस सिर्फ एम्बी वैली के लिए होगी, जहां पर देश का पहला वाटर ड्रोम यानी पानी में बना एयरपोर्ट तैयार है। लेकिन जल्द ही दूसरे डेस्टिनेशन भी इसके मैप में आ जाएंगे और मुंबई को बिंदास बनाने की CNBC आवाज की पहल को भी बल मिलेगा। अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो इसमें 45 तक इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और ये जो बड़े एयरक्राफ्ट्स आएंगे वो जो कोंकण कोस्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस हैं हमारे पास, बैकवाटर्स है, वहाँ मरीन फोर्ट्स है और बहुत कुछ है। तो ये जगह जाने के लिए भी सेकंड फेज़ में
हम प्रयास करेंगे। अभी तक फाइनल टिकट प्राइस नहीं आया है, लेकिन मुंबई से एम्बी वैली जाने के लिए आपको 4 से 4,500 रुपए का टिकट हो सकता है। जो लोग इससे भी कम में सी प्लेन का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी जल्द एक सर्विस शुरू होगी। सिर्फ 750 रुपए में जुहू से गिरगांव चौपाटी की उड़ान भरी जा सकती है। सी प्लेन का पहला फ्लाइट 10 मार्च को मुंबई से एम्बी वैली के लिए उड़ेगा, लेकिन कंपनी की योजना है कि आगे चलकर वो गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी ये सेवाएं शुरू करेगी। कविता कृष्णन, मुंबई। बार्सिलोना में आज से शुरू हुआ है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एग्जीबिशन शो। आज पहले दिन नोकिया और सोनी ने मचाई धूम। पहला दिन रहा बजट मोबाइल्स के नाम। और कैसा रहा सारा वातावरण यहाँ पर, पहले दिन में क्या हुआ, बता रहे हैं टेक गुरु अंकित वेंगुलेकर। डे 1 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस क्लियरली एक चीज फोकस में रही और वो है बजट स्मार्टफोन। कैसे दुनिया के अगले 1 बिलियन लोगों के हाथों में इंटरनेट की काबिलियत और स्मार्टफोन आए, यही सभी कंपनियों का फोकस रह चुका है। खास करके अगर आप नोकिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, जो सबसे बड़ा हेडलाइन ग्रैबर था ऑन डे 1, एक्स सीरीज नाम से इन्होंने एंड्रॉइड फोन्स लॉन्च किए हैं। साउंड्स लाइक अ ड्रीम यूनियन। नोकिया की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की काबिलियत और उसके साथ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस अब आप एक्स सीरीज के फोन्स पे चला पाएंगे। हालांकि इट्स नॉट ट्रू ब्लू एंड्रॉइड, AOSP एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के तहत वो तमाम एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर में चलते हैं उसे साइड लोड किया गया है नोकिया एक्स प्लेटफॉर्म पे। जो ड्राइव सर्विसेज हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की होंगी, यानी कि जीमेल, वन ड्राइव, जीमेल के बजाय आउटलुक एंड ऑफ कोर्स गूगल ड्राइव के बजाय वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। खास करके जो प्राइस पॉइंट्स हमें यहाँ पे संकेत मिल रहे हैं, लगभग 7 से 10,000 रुपए के बीच जो 3 फोन है, एक्स, एक्स प्लस और एक्सएल, ये लॉन्च हो सकते हैं। Q2 तक तीनों फोन्स आने की उम्मीद है। इसके अलावा मोज़िला जो ब्राउजर बनाता है फायरफॉक्स नाम का, उन्होंने स्मार्टफोन्स के ऊपर या सस्ते फोन्स के ऊपर इंटरनेट लाने की पूरी कोशिश की। $25 के स्मार्टफोन्स बनाने की उन्होंने उम्मीद रखी है स्प्रेडट्रम नाम के चिप मेकर के साथ। सो दैट विल रियली हैव टू सी हाउ इट शेप्स अप। इसके अलावा एंड्रॉइड यूनिवर्स में सोनी ने अपना Xperia Z2 और एक मिड टियर फोन M2 लॉन्च किया है। एक ब्रांड न्यू दुनिया के सबसे पतले और हल्के 10 इंच टैबलेट के साथ Lenovo has shown some really nice, बहुत ज्यादा तगड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स। लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग, लेकिन एक ही बज़वर्ड है, बजट स्मार्टफोन्स। और आवाज 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।